आज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं इस हफ्ते की स्टार्टअप इकोसिस्टम की खास मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही साथ नए आइडियाज की। पिछले कुछ सालों में फैशन सेगमेंट में, मेंस फैशन मार्केट में कई सारे ट्रेंडिंग और क्वालिटी प्लेयर्स सामने निकल कर आए हैं। पहले सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ रेमंड जैसे प्लेयर्स की ही होती थी, लेकिन अब लग्जरी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स में भारत में कुछ और विकल्प उपलब्ध है। ऐसा ही एक ब्रांड 2019 में, यानी कि ठीक कोविड हिट होने के पहले शुरू किया अमोल गोयल ने। जहां कोविड की त्रासदी ने नए बिजनेसेस की कमर तोड़ दी, वहीं लुई स्टिच नाम का यह ब्रांड लॉकडाउन में काफी ग्रोथ हासिल कर चुका। आज ये ब्रांड 100 करोड़ के रेवेन्यू को टारगेट कर रहा है। एक्सेसरीज के बाद अब रेडी टू वेयर कैटेगरी में प्रोडक्ट एक्सपेंशन भी इन्होंने कर लिया है। आइए देखते हैं कैसे कम समय में एक लंबा रास्ता तय किया है इस D2C प्लेयर ने। फैशन के प्रति दिलचस्पी के चलते महज 25,000 की लागत से अमोल गोयल ने अपने घर से शू मेकिंग बिजनेस की शुरुआत की। कमाल की बात यह है कि इनका फोकस कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा शूज बेचने पर नहीं था, बल्कि हर एक शूज को किसी आर्ट की तरह तराशने पर रहा। रिसर्च और क्वालिटी के फाउंडेशन की नींव पर बने लुई स्टिच ने बाजार में मौजूद कमियों पर ध्यान दिया और कंज्यूमर की नब्ज पकड़ते हुए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, उनको कैसे प्रोडक्ट लाइक करते हैं, उसी प्रोडक्ट में हमने जब उनको रिसर्च करा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल हमने रिसर्च में लगाए। उसके बाद जब सारे प्रोडक्ट लॉन्च करे, जब लॉन्च किया तो फिर वी वर ओवरवेल्म्ड टू सी कि हमारे पास जो डिमांड थी, वी वर टोटली अनेबल टू केटर टू दैट डिमांड। फिर देन हमारी असली जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। लग्जरी प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रीमियम भाव में ग्राहकों को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य में ब्रांड काफी हद तक कामयाब हुआ है। शुरुआती दौर में फुटवेयर पर फोकस करते हुए आज ब्रांड ने टाई, वॉलेट, बेल्ट जैसी फैशन एक्सेसरीज के 7 मेजर सेगमेंट्स में अपना प्रेजेंस बना लिया है और हाल ही में कंपनी ने अपैरल्स के बाजार में कदम रखा है। ये जो हमने अपैरल लॉन्च किया, दिस इज नॉट सम एनी यूजुअल अपैरल की मी टू प्रोडक्ट आ गया, आप भी वही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। सो हमने एक स्पेशल सॉर्ट ऑफ कॉटन हम इंपोर्ट कराते हैं। हमारी खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। इंपोर्टेड मशीन वी आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिसन हु मेक दिस फ्लॉलेस शर्ट फॉर द कस्टमर और द टी शर्ट फॉर द कस्टमर। मेंस प्रीमियम फैशन ब्रांड्स के मार्केट में भारत में करीब 18 से 20 करोड़ कंज्यूमर्स है और लुई स्टिच का टारगेट कंज्यूमर यही है। इनका फोकस अपनी तरह मोड़ने के लिए ब्रांड ने स्ट्रैटेजी प्लान करते हुए प्रोडक्ट बाजार में उतारे और अपनी पोजीशन पक्की बनाई। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो लग्जरी प्रोडक्ट है उसको प्रीमियम प्राइसिंग पे लाके इंडिया में लॉन्च करें, बट हम लग्जरी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कहीं से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। ये हमें सोल्यूशन, इसके 2 सोल्यूशन थे। एक तो ऑफकोर्स कि हमें ऐसा रॉ मटेरियल लाना था जो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। दूसरा प्राइस पॉइंट हमारे लिए, दूसरी जो हमारे सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि इस रॉ मटेरियल को एक अफोर्डेबल प्राइस पे लाना। वो कैसे आ सकता है? दैट कैन कम ओनली बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी। तो हमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी, एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में बेचना था, जो ऑफकोर्स एक चैलेंज है। जो बड़े ब्रांड्स हैं, मर्सिडीज हैं, BMW हैं, सब हैं, सो उनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी, दे कैन नॉट कंपेयर टू मारुति और हुंडई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हम इन दोनों को मैरी कराना था, इन दोनों को मैच कराना था। सो उसके लिए ज़रूरी था आपको अगेन टू एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना कि हमें पहले क्या लॉन्च करना है, बाद में क्या लॉन्च करना है। लुई स्टिच ने अपना पूरा फोकस मार्केटिंग पर किया है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी ने देश की लीडिंग फैक्ट्री से टाई अप किया है। हर एक्सेसरीज को ट्रेंड्स के मुताबिक डिजाइन करने के लिए कंपनी की क्रिएटिव डिजाइनर टीम है। डिजाइनिंग के मुताबिक रॉ मटेरियल सोर्स करते हुए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स से प्रोडक्ट बनवाए जाते हैं। हर सेगमेंट का अलग अलग मार्केट होता है। किसी सेगमेंट के लिए कानपुर फेमस है, किसी के लिए चेन्नई फेमस है, कुछ वेस्ट बंगाल फेमस है। सो एवरी सेगमेंट के लिए आपको एक ट्रेंड समझनी पड़ती है कि किस मार्केट का क्या फेमस है, कैसे लेबर है वहाँ पे, लेबर किस तरीके से ट्रेंड है। बिकॉज एक मार्केट में आप शूज़ बनवा रहे हो, उस मार्केट में यू कैन नॉट गेट अ वॉलेट मेड। बिल्कुल दोनों अलग एक्सपर्टीज हैं। सो ये तो हो गया इन हर सेगमेंट का वो पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड मार्केट ढूंढना।
अब बात करते हैं अपैरल की। सो एक अपैरल ऐसा सेगमेंट है जिसमें फैशन बहुत जल्दी चेंज होता है। शू और फुटवेयर में इतना जल्दी ट्रेंड चेंज नहीं होता है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने लगते हैं ट्रेंड होने में। बट एक अपैरल ऐसा सेगमेंट है जिसमें हर 3 महीने में 2 महीने में आपको एक नए डिज़ाइन दिखेंगे मार्केट में आते हुए, एक नया कॉलर, नया कफ, सब कुछ मिलेगा मार्केट में आता हुआ। सो उस केस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ वेंडर। लेकिन अपैरल सेगमेंट में बिजनेस का सारा कैलकुलेशन फास्ट मूविंग ट्रेंड्स पर बना है। हर 2 से 3 महीने में बदलते ट्रेंड्स को चेस करना थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए इस सेगमेंट का पूरा कंट्रोल इन हाउस है। द वेरी फर्स्ट शर्ट दैट वी गॉट मेड वाज द इन हाउस। हमने कोई शर्ट बाहर से नहीं बनवाई, बिकॉज वो फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, वो सब कुछ हमें अपना इन हाउस चाहिए था। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट वाज वेरी क्लियर, वी आर रिसर्चिंग ऑन इट फ्रॉम द लास्ट 1.5 ईयर कि हमें अपैरल करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। सो इन सब के लिए फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी हमने अपना खुद का प्लांट लगाया, खुद की प्रोडक्शन फैसिलिटी खोली, मशीन्स क्या होंगी, सब कुछ होगा। वी सेट अप अ वेरी गुड टीम and this team helped us to identify the right mix of team, the right mix of machinery, what fabric to be launched initially. So this is how we see every different segment. फाइनेंस सेक्टर में 12 साल काम किए अमूल ने पहले दिन से कंपनी में कैश बर्न पर कंट्रोल रखा और हर प्रोडक्ट मुनाफा कमाते हुए बेचने पर फोकस किया। इसीलिए कंपनी बूटस्ट्रैप करते हुए ब्रांड को एस्टैब्लिश कर सकी। आगे स्केल प्लान के लिए फाउंडर ने 5 करोड़ की इंस्टीट्यूशनल फंडिंग जुटाई और अब 2024 के लिए 100 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट करते हुए कंपनी काम पर फोकस बना रही है। I'll be very honest, हमने नहीं सोचा था कि दैट हमारा पहले साल में we'll be able to scale to a revenue of 2.5 और 3 CR। सो हमने पहले साल में जो रेवेन्यू क्लॉक करा वो 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का कुछ ऐसा रेवेन्यू हमने क्लॉक कर दिया 4 महीने में। और इसके लिए ऑफकोर्स हमने 25,000 के बाद फंड और डाले, अपनी खुद की पॉकेट से हमने फंड डाले। इट्स अ बूट स्ट्रैप कंपनी टिल अप्रैल 2023। सो इट वाज ऑल रनिंग ऑन द सेल्फ फंडिंग फ्रॉम द सेल्फ अक्रूवल्स। सो हमने पहले साल में अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने में 2.5-3 करोड़ का कुछ रेवेन्यू किया था। अगले साल हमने आई थिंक जिसमें 6 महीने तो लॉकडाउन में हमारे निकल गए, उसमें हमने कुछ 5 या 5.5-6 करोड़ का कुछ हमने रेवेन्यू किया था। दी नेक्स्ट ईयर विच वॉज FY22, जिसमें पूरा साल हम काम कर पाए, हमने अपनी टीम डेवलप करी, सब कुछ करा, उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली किया था 17 से 18 करोड़ का रेवेन्यू। मैं बात कर रहा हूँ ग्रॉस रेवेन्यू की। 18-19 करोड़ का हमने एक रेवेन्यू अचीव किया था। लास्ट ईयर वॉज अ वेरी मिराकुलस ईयर फॉर अस। वी आर रियली ब्लेस्ड बाय very excellent and very good hard working team which helped us to take us to the 45 CR of the gross revenues. Now we really aspire to cross 100 CR with the same team this year. ऑनलाइन में हाथ आजमा चुका ब्रांड अब ऑफलाइन रिटेल में कदम जमाने पर फोकस बना रहा है। गुरुग्राम में शुरू किए पहले स्टोर के बाद अब 10 से 12 नए स्टोर शुरू करने का प्लान कंपनी बना रही है। साथ ही जल्द ही ब्रांड जेनेक्स प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करने जा रहा है, जिससे आने वाले 2 साल के लिए 300 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट किया है। सभी प्रोडक्ट्स में कंपनी का फोकस शूज पर है और आगे भी रहेगा। भारत के 80,000 करोड़ के शू मार्केट में यूनिक ऑफरिंग के साथ नया बिजनेस शुरू करने के लिए काफी स्पेस है, जिसे नए और उभरते एंटरप्रेन्योर एक्सप्लोर कर सकते हैं। कल्पिता पारकर, गुरुग्राम। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे बात पेनिट्रेशन भारत में सिर्फ 4% है, यानी यहाँ जितना काम हो वो कम ही लगता है। पिछले 1 दशक में कई सारे स्टार्टअप्स ने दरअसल इस अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट में कारोबार के नए मौके ढूंढे और बखूबी अपना कारोबार बढ़ाया है। और इनमें से एक कंपनी है इंश्योरेंस देखो। इस कंपनी की शुरुआत वैसे 2016 में अपने पेरेंट कार देखो के लिए खास तौर से इंश्योरेंस सपोर्ट के तौर पर हुई थी, लेकिन आज कंपनी सिर्फ कार इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि बाकी सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच रही है। मेरे साथ अब कंपनी के को फाउंडर अंकित अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अंकित, स्वागत है आपका। इनफैक्ट मैं एक चीज नोटिस कर रही हूं कि आपके प्लेटफॉर्म पर कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ एक्सेट्रा लगभग सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा वो प्रोडक्ट है जो आपके कारोबार को डोमिनेट करता है? फर्स्टली हर्षिता, थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए आपके शो पे। हमने मोटर से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, तो मोटर हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सबसे डोमिनेंट कैटेगरी है। बट लास्ट 2 साल में हमने हेल्थ, लाइफ और नॉन मोटर भी बड़ा किया है। तो अब हेल्थ, लाइफ और बाकी नॉन मोटर प्रोडक्ट जैसे फायर, मरीन, SME
हमारे 30% के आसपास पूरे बीमा का जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हम करते हैं उसका पार्ट है, बाकी 70% मोटर है। हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस को आप लोग क्या और स्केल करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि यही इनफैक्ट हाई मार्जिन बिजनेस है? तो मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मैं हर वो प्रोडक्ट बेचना चाहूँगा जो हमारे देश के कंज्यूमर्स को चाहिए। मेरा मानना है कि एक बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना चाहिए, उसको एक सोसाइटी की नीड को भी पूरा करना चाहिए। सो एज अ कंपनी वी विल बी फोकस्ड ऑन सेलिंग एवरीथिंग दैट द मार्केट नीड्स। टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली, विल वी फोकस ऑन हेल्थ एंड लाइफ? यस, क्योंकि हेल्थ और लाइफ आज के दिन हमारे समाज की ज़रूरत है। हम्म। अगर आप देखोगे हेल्थ कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट हैव रिजन बाय 5x ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। लाइफ में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो क्या हमको उस पर फोकस करना चाहिए? हाँ। और उस पर हम क्या फोकस करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे? यस। इज दैट बिजनेस प्रॉफिटेबल? यस, इट इज वेरी प्रॉफिटेबल, बिकॉज लॉन्ग टर्म देयर इज अ renewability, high renewability attached to these businesses, hence overall it makes your portfolio profitable. जी, इनफैक्ट आपने क्योंकि मोटर इंश्योरेंस के साथ शुरुआत की और ये एक बिजनेस है जहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा है, इनफैक्ट मोटर प्लेयर्स की तरफ से ही आता है। इस समय इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपका रन रेट क्या है? तो पहला मेरा मानना है कि भारत में इकलौता शायद इंश्योरेंस ऐसा सेक्टर होगा फाइनेंशियल सर्विसेज में जो 4% पेनिट्रेशन पर 15% से हर साल ग्रो कर रहा है। तो ये मार्केट बहुत बड़ा है, एक दो नहीं, कम से कम 10-20 प्लेयर्स के लिए बड़ा है। तो इस मार्केट में आपको बड़ा होने के लिए किसी और से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस रखना है कंज्यूमर के ऊपर, आपको फोकस रखना है मार्केट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारा फोकस उसी पे है और हम उसी पे फोकस करते हुए अपने बिजनेस को बड़ा करते जा रहे हैं। इफ यू आस्क मी आर देयर एनी चैलेंजेस टू ग्रोथ, कोई चैलेंज नहीं है ग्रोथ पे, मतलब क्योंकि मार्केट ही इतना बड़ा है। अगर आप सिर्फ सर्विसिंग पे फोकस करते रहेंगे और कंज्यूमर को जो राइट है वो बेचेंगे तो आपका मार्केट बड़ा, आप मार्केट शेयर गेन करते रहेंगे। ऑफ कोर्स आप बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, कस्टमर्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच फिर आपका मार्केट शेयर कितना है? एजेंसी मार्केट हम मानते हैं भारत देश में 25 से 30 हजार करोड़ का एजेंसी मार्केट होगा, जो हमारे एजेंट ड्रिवन बिजनेसेस होते हैं। जी। उसका इंश्योरेंस देखो के पास 5 से 7% के बीच में मार्केट शेयर है। ओके, फेयर इनफ। अच्छा, आपने एक चीज मेंशन की थी, एमएसएमईज पर आप लोग अब फोकस करने लगे हैं। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होती हुई दिखाई देगी कारोबार को और बढ़ाने के लिए, स्केल करने के लिए? तो पहले तो ये मार्केट बहुत ही बड़ा है। भारत देश में 6 लाख एमएसएमई और एसएमईज है, जिसमें से 90% कंपनीज के पास या स्मॉल मैन्युफैक्चरर के पास कोई इंश्योरेंस नहीं होता है और ना उनको इसकी समझ बूझ होती है कि उनको किस तरह का प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो उस पर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है। दिस इज अ बिग मार्केट एंड वी फर्मली बिलीव अगला 20 से 25 साल भारत का दशक है और इस दशक में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस आएगा। इंडिया विल इमर्ज एज द manufacturing destination for the world, जी। and anybody who wants to build a big business in insurance should also focus on this segment. किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड आती है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। इट स्टार्ट्स विद डायरेक्टर कवरेज, इट मूव्स ऑन टू इन गुड्स इन ट्रांजिट कवरेज या गुड्स कवरेज या फायर मरीन एसएमई। तो सब तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड आती है। अच्छा, फिर ये लार्जली बताइए, एमएसएमई सेगमेंट की ग्रोथ फिर आई एम गेसिंग टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में ही आएगी? जी, आपने एकदम सही पकड़ा। जो छोटे शहर हैं, जो छोटे तबके हैं, वहाँ पे लोगों के पास एडुकेशन नहीं था, इसके से वो इंश्योरेंस नहीं करा पा रहे थे। तो जब हम उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं उनको क्यों इंश्योरेंस करवाना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा, तो वो इंश्योरेंस कराने को रेडी होते हैं और वहाँ पेनिट्रेशन बेटर होता जा रहा है। अच्छा, आपने इनफैक्ट हाल ही में 2 एक्विजिशंस किए थे। उन 2 एक्विजिशंस की कितनी मदद मिली है कारोबार को स्केल करने में? दीज आर वेरी अर्ली डेज, अभी बहुत जल्द होगा बताने के लिए कि क्या फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ। अभी 1 क्वार्टर भी नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि ये दोनों फाउंडर्स जो थे, वेरक के और आईआरएसएस के, बहुत ही अच्छे फाउंडर्स थे। दे आर वेरी वेरी गुड एडिशंस टू द टीम। सो द आइडिया इज़ दैट हम उनको इंटीग्रेट करें, उनकी जो सूझबूझ है, उनकी जो नॉलेज है, उसको हम इंश्योरेंस देखो में यूज़ करके अपने बिज़नेस को और बड़ा करें। क्या उनका कंट्रीब्यूशन है कंपनी को बड़ा करने में? हाँ। बट उसको क्वांटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि सिर्फ 2 या 3 महीने हुए हैं एक्विजिशंस किए। नहीं, मैं आपसे बेसिकली ये समझना ये चाह रही हूँ, आई अंडरस्टैंड अर्ली डेज है, लेकिन आपने वेराक को दरअसल अक्वायर किया और आईआरएसएस को अक्वायर किया। तो इन 2 एक्विजिशंस ने आपके लिए ऑनबोर्ड क्या लेकर आए? क्या वो चीजें हैं जो आपके पास शायद इंश्योरेंस देखो में पहले नहीं थी, लेकिन इन एक्विजिशंस के आने के बाद होंगी? सो वेरक से हमको एमएसएमई मार्केट का समझ मिला
और हमने अपना पूरा टेक प्लेटफॉर्म रेडी किया, जो टेक प्लेटफॉर्म के साथ हम लाइव गए। आईआरएसएस में जो फाउंडर थे, उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी चैनल स्ट्रैटेजी पे, पार्टनर स्ट्रैटेजी पे, तो उससे वो फ़ायदा हो रहा है। प्लस वो गुजरात का काफ़ी जाना-पहचाना नाम था, तो गुजरात जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमको इस एक्विजिशन के थ्रू हमारी जड़ें और मजबूत हो गई। एनुअलाइज प्रीमियम में आप लोग टारगेट कर रहे थे कि करीब करीब 3,500 करोड़ तक का रन रेट हासिल करेंगे मार्च तक। क्या वो आपने अचीव कर लिया है और आगे के टारगेट्स क्या रहेंगे फिर आपके? Because we are a capital funded company, private equity capital funded company, it will be difficult for me to share some numbers etc. But broadly whatever numbers we've been talking to media, हमने वो numbers सारे deliver किए। अभी company काफ़ी अच्छी growth पे है। On a year on year basis, if you look at it, we are growing 50 से 60% की growth है हमारी। और हमारे जो core businesses है वो profitable है। तो मतलब कंपनी अच्छे चल रही है और जो भी हम नंबर कहते हैं वो नंबर हम डिलीवर कर रहे हैं। तो वो 3,500 करोड़ अचीव हुआ है या करेंगे? एनुअलाइज्ड रन रेट बोला था हमने। जी हमने ये बोला था जी। कि एनुअलाइज्ड रन रेट बेसिस वी विल गेट टू दैट नंबर, सो वी आर क्लोज टू दैट नंबर। फ्रॉम अ FY25 2 साल आगे का नंबर तो प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते, ठीक है। 2 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। कह सकता हूँ कि हमारा फोकस है कि भारत देश में 6 लाख गाँव हैं, कैसे हम 6 के 6 लाख गाँव में इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएँ, हम एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी बनाएँ और जिससे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं हमारे, उनके लिए, जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए, हम सबके लिए एक अच्छा आउटकम दे सकें। तो ये जो टारगेट मार्केट है उसे एड्रेस करने के लिए कितने इंश्योरर्स के साथ आप इस समय काम कर रहे हैं? कितने एजेंट्स को ऑनबोर्ड कर लिया है या फिर करने का इरादा है? सो हम सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो भी भारत देश में ऑपरेट करती हैं, हम सबके साथ काम करते हैं। सो ऑल बिग, स्मॉल, मीडियम साइज इंश्योरेंस कंपनीज वर्क विद अस। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आवर प्लेटफॉर्म हैज 100% कवरेज। हम अगले 1 साल में हम 1 लाख एजेंट्स को और ऑनबोर्ड करेंगे। आज हम जैसे बात कर रहे हैं उस समय तक हमारे पास 1 सवा 1 लाख एजेंट्स हैं और उसको हम और 1 लाख एजेंट से और अपना वर्कफोर्स बढ़ाएंगे और उनके साथ मिलके भारत के कोने-कोने में हम इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन लेके जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल अंकित आपसे बीमा सुगम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस पर्टिकुलर मंच को सरकार काफी अग्रेसिवली तैयार कर रही है, IRDA का फोकस इस पर है। उसके आने के बाद इंश्योरेंस देखो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा, आप लोगों का क्या होगा? आई थिंक हमारे जो नए IRDA के चेयरमैन साहब हैं, मिस्टर पांडा, पांडा साहब के आने के बाद काफ़ी सारी इनोवेटिव मेजर्स लिए इंडस्ट्री में एंड आई थिंक दोज मेजर्स हैव हेल्प्ड द इंडस्ट्री ग्रो। सो दीज आर वेरी पॉजिटिव मूव्स दैट ही इज टेकन। बीमा सुगम इज वन ऑफ देम। बीमा सुगम से मेरा मानना है कि पूरे के पूरे इंडस्ट्री में डिजिटाइजेशन आएगा और जैसा कि मैंने इंटरव्यू के शुरुआत में कहा था कि बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसमें आपको कंपटीशन, आई डोंट थिंक कोई भी कहे तो वो गलत होगा। मेरा मानना है कि इस इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए जो डिजिटाइजेशन में आपको हेल्प करें। अंकित अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इंश्योरेंस देखो आगे जाकर फंड्स रेस करने की तैयारी में है, ये भी हम सुन रहे हैं, उस पर भी आगे आपसे बातचीत जरूर होगी। थैंक यू सो मच मैम। ऑल द बेस्ट। चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में भी हम आपसे लेंगे इजाजत। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।